आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। देश के कई राज्यों में अग्निपथ योजना के सेना भर्ती फैसले को लेकर भले ही बवाल मचा हुआ हो, लेकिन सरकार ने सेना भर्ती के लिए कमर कस ली है। अग्निपथ योजना पर बवाल के बीच सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने शुक्रवार को कहा कि जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि 2022 में अग्निपथ योजना के तहत आयु सीमा को 21 से बढ़ाकर 23 वर्ष करने का सरकार का निर्णय उन युवाओं को अवसर प्रदान करना रहेगा जो बल में शामिल होने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन पिछले 2 साल से कोरोना महामारी के कारण ऐसा नहीं हो सका। वहीं एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने कहा कि अगले शुक्रवार यानी 24 जून से भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। जनरल पांडे ने कहा कि सेना को उम्र में एक मुश्त छूट देने वाली सरकार का फैसला मिल गया है और जल्द ही भर्ती प्रक्रिया की घोषणा कर दी जाएगी। सेना अध्यक्ष ने युवाओं से भारतीय सेना में अग्निवीर के रूप में शामिल होने के अवसर का लाभ उठाने का भी आह्वान किया। जनरल पांडे ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया का कार्यक्रम जल्द ही घोषित किया जाएगा। हमें अपने युवाओं से भारतीय सेना में अग्निशमन के रूप में शामिल होने के इस अवसर का लाभ उठाने का आह्वान करना है। बता दें कि गुरुवार को केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना के विरोध के बीच अभ्यर्थियों की आयु सीमा को 21 से बढ़ाकर 23 साल कर दिया। ये स्पष्ट किया गया कि ये छूट सिर्फ इस साल सेना में भर्ती के लिए दी जाएगी। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर देश के कई राज्यों में हिंसक विरोध प्रदर्शन बढ़ गया है। इस बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर युवाओं को भरोसा दिया है। सीएम योगी ने कहा कि सेना में 4 साल सेवा देने वाले अग्निवीरों को नौकरियों में प्राथमिकता दिए जाने का आश्वासन दिया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि अग्निपथ योजना में शामिल होकर सशस्त्र बलों के लिए काम करने वाले युवाओं को पुलिस और अन्य विभागों में प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने अपील की कि छात्र किसी के बहकावे में न आए। बता दें कि इससे पहले भी सीएम योगी ने इस योजना की तारीफ करते हुए कहा था कि अग्निपथ योजना युवाओं को राष्ट्र और समाज की सेवा हेतु तैयार करेगी, उन्हें गौरवपूर्ण भविष्य का अवसर प्रदान करेगी और यूपी की सरकार आश्वस्त करती है कि अग्निवीरों को सेवा के उपरांत पुलिस और पुलिस के सहयोगी बलों में समायोजित करने में वो प्राथमिकता देगी। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे जो कि उत्तर प्रदेश के संभल से है। उत्तर प्रदेश के संभल में सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने आज जुम्मे की नमाज को लेकर मुसलमान समुदाय से अपील की थी। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए मुसलमानों से बाजार को खुला रखने और शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। वहीं पुलिस प्रशासन की पहल पर सपा सांसद ने मुस्लिम समाज और जनता से अपील की है कि आज जुम्मे की नमाज के दौरान अपनी दुकानें खुली रखें और नमाज के बाद सभी लोग अपने घर जाएं। उन्होंने अपनी अपील में ये भी कहा कि खुदा का शुक्र है कि हमारे शहर में शांति है। बता दें कि संभल में आज जुम्मे की नमाज में शांतिपूर्ण संपन्न कराए जाने के बाद किसी भी प्रकार का विरोध प्रदर्शन न होने देने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह हाई अलर्ट पर है। शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन की पहल पर मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना और जनप्रतिनिधियों से शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए सोशल मीडिया पर अपील भी जारी कर दी गई है, जिसके बाद सपा नेता शफीकुर रहमान बर्क ने शहर में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए नमाज के बाद सीधा घर जाने को कहा और लोगों से अपील की कि वो शांतिपूर्ण माहौल को बनाए रखें। अगली और खबर की हम बढ़ेंगे और वो है बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को लेकर। जी हां, उनको लेकर एक बड़ी खबर मिल रही है। ताजा जानकारी के मुताबिक नुपुर अनट्रेसेबल बताई जा रही हैं, यानी कि उनका कुछ अता पता नहीं चल रहा है कि वो कहां है, क्या कर रही हैं, किसके साथ है। दरअसल मुंबई पुलिस नुपुर शर्मा को ढूंढने में लगी है, लेकिन बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता नुपुर अब तक उनके हाथ नहीं लगी। महाराष्ट्र गृह मंत्रालय के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मुंबई पुलिस के पास नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करने पर्याप्त सबूत है। वहीं नुपुर की गिरफ्तारी के लिए मुंबई पुलिस की टीम पिछले 5 दिनों से दिल्ली में है। आपको बता दें कि नुपुर और नवीन जिंदल की टिप्पणियों के बाद देश के साथ साथ विदेशों में भी जो है हंगामा जोरों पर है। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे जो कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलों को लेकर है। जी हां, उनकी जो मुश्किलें हैं वो बढ़ गई हैं। आज सुबह सुबह ईडी ने एक बार फिर सत्येंद्र जैन के सहयोगियों समेत आधा दर्जन से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की। जानकारी के अनुसार माने तो इसमें सत्येंद्र जैन के भी ठिकाने शामिल हैं, जहां शुक्रवार की सुबह छापेमारी की।
सत्येंद्र जैन इस समय गिरफ्तारी के बाद से दिल्ली की तिहाड़ जेल में है। बता दें कि हाल ही में ईडी ने इस मामले में दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन और उनके सहयोगियों के यहां छापेमारी की। उस वक्त कुल 7 ठिकानों पर छापेमारी की गई, जिसमें प्रकाश ज्वेलर्स के यहाँ 2.23 करोड़ और वैभव जैन के यहाँ 41.5 लाख रुपए कैश के अलावा 133 सोने के सिक्के मिले। तो वहीं प्रूडेंस स्कूल के चेयरमैन जीएस मतारू ने कहा कि यहाँ भी 20 लाख रुपए कैश मिला है। जी हाँ, उनके यहाँ भी 20 लाख रुपए कैश मिला। वहीं ईडी की इस छापेमारी के बाद आपने केंद्र सरकार को घेरा था। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला अगस्त 2017 में सीबीआई द्वारा उनके और अन्य के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में दर्ज एफआईआर के बाद सामने आया। सीबीआई ने दिसंबर 2018 में एक आरोप पत्र दायर किया, जिसमें कहा गया कि 2015 से लेकर 2017 के दौरान कथित आय से अधिक संपत्ति का मूल्य 1.47 करोड़ रुपए था, जो उनकी आय के स्रोतों के लगभग 217% अधिक था। इसी के चलते अब ईडी की इसमें एंट्री हुई थी और अब देखना होगा कि इसमें क्या कुछ नया सामने देखने को मिलता है। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे, जो कि है चीन ने पाकिस्तान आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंधित सूची में डालने के अमेरिका भारत के संयुक्त प्रस्ताव पर अड़ंगा लगा दिया है। जी हां, अमेरिका पहले ही मक्की को आतंकवादी घोषित कर चुका है। बता दें कि मक्की लश्कर-ए-तैयबा का सरगना और 26/11 मुंबई हमले के मुख्य साजिशकर्ता हाफिज सईद का रिश्तेदार है। ऐसा बताया जा रहा है कि भारत और अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1262 ISIL और अलकायदा प्रतिबंधित समिति के तहत मक्की को वैश्विक आतंकवादी घोषित किए जाने के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन चीन ने इस प्रस्ताव को अंतिम क्षण में बाधित कर दिया है। पाकिस्तान के मित्र देश चीन ने भारत और उसके सहयोगियों द्वारा पाकिस्तानी आतंकवादियों को सूचीबद्ध करने के लिए प्रयासों को इससे पहले भी कई बार बाधित किया है, लेकिन भारत ने मई 2019 में संयुक्त राष्ट्र में एक बड़ी राजनीतिक जीत हासिल की, जब वैश्विक निकाय ने पाकिस्तान स्थित जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया था। ऐसा करने में भारत को करीब 1 दशक का समय लग गया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यीय निकाय में चीन एकमात्र ऐसा देश है जिसने अजहर को काली सूची में डालने के प्रयासों को बाधित करने की कोशिश की। अगली खबर की ओर रुख करेंगे, जो कि भ्रष्टाचार मामले से जुड़ी है। भ्रष्टाचार मामले में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत के जोधपुर स्थित आवास पर आज सुबह सीबीआई ने छापेमारी की। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि जांच एजेंसी की टीम अग्रसेन गहलोत के ऑफिस पहुंची। वहां पर अग्रसेन गहलोत पहले ही उपरोक्त निर्यात मामले में कथित गड़बड़ी के लिए ईडी की जांच के दायरे में है। ईडी का आरोप है कि अशोक गहलोत के भाई साल 2007 और 9 में बड़ी मात्रा में फर्टिलाइजर का अवैध रूप से निर्यात किया गया था। वहीं उर्वरक निर्यात में कथित अनियमितताओं में उनका नाम सामने आने के बाद पिछले महीने अधिकारियों ने उनसे भी पूछताछ की। पिछले साल ईडी ने कथित उर्वरक घोटाले के सिलसिले में अग्रसेन से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की। धन शोधन के आरोप में 22 जुलाई 2020 को अग्रसेन के घर और अन्य प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई। ईडी ने तब भी उन्हें समन भेजा था, लेकिन अग्रसेन तब पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए थे। लेकिन आज सुबह उनके आवासों पर और उनके ऑफिस पर, उनके कार्यालय पर जब ईडी की सीबीआई की छापेमारी हुई, तब अब देखना होगा कि वो पूछताछ में क्या कुछ बताते हैं। और इसी के साथ साल 2017 में बीजेपी ने इस मामले को लेकर अशोक गहलोत पर जोरदार हमला भी बोला था। तो कहीं ना कहीं ये मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ जाएगा और फिर केंद्र सरकार अशोक गहलोत पर जमकर निशाना साधने में कामयाब होगी। अगली बड़ी खबर फिर से अग्निपथ योजना से जुड़ी है, जिसमें अग्निपथ योजना और बेरोजगारी के विरोध में राष्ट्रीय लोक दल प्रमुख जयंत चौधरी पश्चिमी यूपी में युवा पंचायत आयोजित करने जा रहे हैं। इस पंचायत में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़ने का काम होगा। रालोद के प्रमुख ने सेना में अग्निपथ योजना को लेकर युवा पंचायत का ऐलान किया, जिसमें 28 जून से 16 जुलाई के बीच पश्चिम उत्तर प्रदेश के 11 शहरों में जयंत चौधरी युवा पंचायत कर योजना को वापस लेने की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि सेना भर्ती में अग्निपथ योजना युवाओं के लिए उचित नहीं है। उन्होंने नारा दिया, भारतीय सेना को अग्निवीर मत बनाओ, अग्निपथ योजना वापस लो। मालूम हो कि अग्निपथ योजना को लेकर पूरा विपक्ष हमलावर है। कांग्रेस, सपा, बसपा समेत सभी ने अपने अपने तरीके से विरोध जताया है।
ऐसे में जयंत चौधरी ने पंचायत करने का निर्णय भी ले लिया है। तो अब देखना होगा कि वो अपनी पंचायत से कितने युवाओं को अपने पक्ष में कर पाएंगे। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन अब जानलेवा हो गए हैं। तेलंगाना के सिकंदराबाद में आज भारी बवाल हुआ। इसमें एक शख्स की मौत भी हो गई, वहीं 13 लोग घायल हुए। तेलंगाना के अलावा यूपी, बिहार, दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान में भी अग्निपथ स्कीम का विरोध हो रहा है। जानकारी के मुताबिक सिकंदराबाद में अग्निपथ स्कीम के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था। वहां ट्रेन में आग लगा दी गई थी। इसके साथ ही काफी तोड़फोड़ भी की गई। विरोध प्रदर्शन के दौरान कुल 17 राउंड फायरिंग की गई। इसमें एक शख्स की मौत भी हुई, वहीं 13 लोग जख्मी हो गए। इनमें से एक शख्स की हालत गंभीर बताई जा रही है। पहले जानकारी मिली थी कि सिकंदराबाद में कुल 2 छात्रों की हालत गंभीर थी। इसमें से एक को हॉस्पिटल लेकर जाया गया था। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर हुए बवाल के बाद तेलंगाना में बाकी जगहों पर पुलिस अलर्ट जारी कर दिया है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी अपडेट्स और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।